तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। बीच चुनाव, मोदी शाह का रौद्र रूप दिखा क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फेक वीडियो फैलाने वालों पर अमित शाह का वो एक्शन कि हड़कंप मच गया। दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने पर अड़े मोदी को क्या वोट जिहाद से अब हराया जाएगा? तीसरे चरण की 95 सीटें क्या तय कर देंगी मोदी 400 पार जाएंगे या नहीं? और कर्नाटक के अश्लील वीडियो कांड में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? सबसे पहले इसका चैप्टर। चुनाव का वक्त बड़ा नाजुक सा होता है। यह ऐसा वक्त होता है जिसमें कही गई कोई विवादित बात पूरे चुनाव को पलट सकती है। चुनाव के हाई वोल्टेज माहौल में किसी भी नेता से जुड़ा कोई छोटा विवाद कई बार ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है जिससे हार जीत तय हो सकती है। और चुनाव के माहौल में नैरेटिव भी इतनी तेजी से बनते बिगड़ते हैं कि कई बार आपको सफाई देने या डैमेज कंट्रोल तक का मौका नहीं मिलता। जैसे इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के दौरान 2 तरह के वीडियो की भयंकर चर्चा हो रही है और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये 2 तरह के वीडियो आगे के चुनाव में बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। इसलिए इन वीडियोस पर खूब राजनीति भी हो रही है। इसमें एक वीडियो तो फेक वीडियो है जिसे अमित शाह का बयान बताकर यह झूठ फैलाया गया कि वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसका असली और ओरिजिनल वीडियो हमने कल पाठशाला में आपको दिखाया था। और दूसरा वीडियो जिसकी बड़ी चर्चा है वो अश्लील वीडियोस हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा दिए। आज इन दोनों वीडियोस पर बात करूंगा, लेकिन पहले बात अमित शाह के फेक वीडियो की, जिसे लेकर जो ताबड़तोड़ एक्शन कल शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। अमित शाह के फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने के आरोप में पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, पहले वो जान लीजिए। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। असम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। ये तीनों ही लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, यानी अमित शाह का एडिटेड फेक वीडियो वायरल करने के मामले में विपक्षी दलों से जुड़े लोगों का भी हाथ है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन हैं और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी आपको बता देता हूं। इसमें पहला नाम आ रहा है रीतम सिंह का। असम कांग्रेस के वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस के बैकग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। ये भाई साहब जो है गिरफ्तार हुए हैं। सतीश वासानी, ये गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के पीए हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आरबी बारिया गुजरात में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग अमित शाह का फेक वीडियो फैला रहे थे। ये सभी राजनीतिक लोग हैं। क्या ये नहीं जानते थे कि जो वीडियो ये वायरल कर रहे हैं वो फेक वीडियो है? कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को सुनिए कि वो अपने पीए के बचाव में क्या कह रहे हैं। फिर बताऊंगा कि कैसे 8 राज्यों तक अब इस केस की जांच फैल गई है। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई के बराबर है। मुझे इसके जैसे साथियों के ऊपर गौरव है। हाँ, यदि उसकी गलती है तो यदि हम उसका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गलत इंटेंशन से कभी वो कुछ करने वाला आदमी नहीं। 6 साल से मैं उसको करीबी से जानता हूं। वीडियो फेक है ये बात उनको पता नहीं थी क्या? 6 साल से जानते हैं और उसके बाद आप ही क्लीन चिट देते रहे। हमने आपको कल ही बताया था कि इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले को कतई हल्के में नहीं ले रहे और उनका ऐसा गुस्सा, ऐसी नाराजगी पहले शायद ही देखने को मिली हो। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। ये सभी लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं और किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और नागालैंड में समन भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक 16 में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी से पुलिस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप सबको साथ लाने के लिए कहा। यानी जब आमने सामने की टक्कर में कमजोर पड़ने लगे तो फेक वीडियो का सहारा लिया जाने लगा, यह आरोप लग रहा है। और यही बात पीएम मोदी ने भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फेक वीडियो के जरिए देश में चुनाव के समय तनाव फैलाने की साजिश की जा रही। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि बीजेपी 400 पार के नारे के हकीकत से कितनी दूर है। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके
आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे आगाह कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है इसलिए उसमें खलल डालने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर झूठ नहीं फैलाएंगे। मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो अब चुनाव नहीं होगा, मोदी आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये सारे झूठ पहले भी फैलाए गए। लेकिन जिस तरह से वीडियो को एडिट करके झूठ फैलाया जा रहा है यह बड़ा घातक और खतरनाक है। सोचिए, एक पूरे वर्ग में यह झूठ फैला देना, इससे क्या से क्या हो सकता है। देश में तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की कोशिश है कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। इसलिए कहते हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने संविधान बदलने के लिए दिया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को भी एक झटके में तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो ऐसा होने नहीं देंगे। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे कांग्रेस मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसा रही है। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक वो धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन एक तरफ तो दलितों और पिछड़ों को यह कहकर डराती है कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करते हैं और जो मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट के साथ भी दे उसका हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कौन सा लोकतंत्र है बॉस कि आपके लोग खड़े होकर कहें कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोट जिहाद करो। आप सुनिए, फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आप बताइए बॉस, मतलब मुसलमान को इन लोगों ने एक तरह से जागीर समझ लिया कि जो हम बोले वही करो, नहीं तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों बॉस? और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये इंडी गठबंधन वाले। ये इनकी सोच है कि वोट जिहाद होगा। यही कोई हिंदू पक्ष से अगर इस तरह से मांग ले कि हिंदू भर भर के वोट करो, फिर देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने का डर फैला दिया जाएगा। यानी फेक वीडियो से लेकर वोट जिहाद तक विपक्ष वो सारे पैतरे अपना रहा है जिससे मोदी को रोका जा सके। और अब तो इस लेवल की बातें चुनावी रैलियों में हो रही हैं कि भगवान के बीच भी लड़ाई करवाने से हिचक नहीं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो बहुत वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव कुमार है और वो बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव और भगवान राम का
मुकाबला चल रहा है क्या इस देश में? सुनिए खड़गे जी को, फिर बताऊंगा कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि शिव और राम का मुकाबला नहीं चल रहा बॉस। शिव और राम, इनको मानने वाले एक साथ रह सकें और उनके साथ अलग व्यवहार ना हो, इस देश के अंदर इसकी लड़ाई चल रही है कि किसी एक को विशेष सहूलियतें ना मिले। और कांग्रेस की हालत देखिए आप, कांग्रेस अध्यक्ष को जिस कैंडिडेट का प्रचार करने गए उसका नाम पता नहीं है, मंच पे पूछ रहे हैं कि हाँ तो वो अपना नाम बता रहा कि मेरा नाम ये है। ये तो इन लोगों का हाल है बॉस, अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, इस तरह की तैयारी से जाते हैं और कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इस तरह की बातें हो या फिर बात फेक वीडियो की हो या फिर फेक नैरेटिव की, इंडी गठबंधन और कांग्रेस का इकलौता टारगेट यही है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी को रोका जाए, चाहे इसके लिए किसी का भी सहारा लेना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 2 चरणों में देश की 190 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ और अब तीसरे चरण की बारी। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी 400 पार जा रही है या नहीं जा रही। 2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह का दावा है कि बीजेपी 190 में से 100 सीटें जीत रही है, यानी बीजेपी ने सेंचुरी ठोक दी है। सुनिए अमित शाह को, फिर तीसरे चरण का गणित भी समझाऊंगा। 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी प्लस 100 प्लस के पार चल रही है 190 सीटों में। अब ये उनका दावा है, इंडिया अलायंस अलग दावा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये तीसरा फेज बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अगर उसे 400 छूना है। देखिए, इन झूठे वीडियो से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब सामने है और तीसरा चरण ऐसा चरण है जिसमें बीजेपी के मजबूत गढ़ वाली सीटें, और इस चरण में बीजेपी ने बाजी मार ली तो फिर 400 पार का नारा सच भी हो सकता है। क्योंकि तीसरे चरण में जहां जहां वोटिंग होनी है उसे अगर आप देखेंगे, इसमें गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें हैं और गुजरात 2 बार से नरेंद्र मोदी को 26 की 26 सीटें दे रहा है। इसमें गोवा की 2 सीटें, दादरा नगर हवेली की सीट है, दमन दीव की सीट पर भी वोटिंग होनी है। इसके अलावा कर्नाटक की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीट है, यूपी की 10 सीटें हैं, एमपी की 8 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, बंगाल की 4 और असम की 3 सीटें शामिल हैं। अब तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, 95 सीट्स, और इन 95 सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले 3 चुनाव में बेहतर से बेहतर हो गया। और अगर आप वो परफॉर्मेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बीजेपी के लिए ये हाई स्कोरिंग फेज है। बीजेपी अगर यहां परफॉर्मेंस बेटर कर ली थर्ड फेज में तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा 400 तक पहुंचने का। क्यों कह रहा हूं ये देखिए, अगर आप देखेंगे 2009 ये 95 सीट जो है तीसरे चरण में थर्ड फेज में, 2009, 2014 और 2019 ये 3 फेज आपको बता रहा हूं जिसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। 2009 में बीजेपी ने इन 95 में से 47 सीट जीती थी, 47 सीट जीती। 2009 का बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी का चेहरा रखा गया तो बीजेपी की सीधे 20 सीट बढ़ गई और बीजेपी ने 67 सीट जीती। 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सीटें बढ़ गई और बीजेपी 72 सीट जीत गई। यानी 95 में से बीजेपी 72 सीट पर पहुंच गई और कहां वो 47 पर होती थी। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा, एसआर जिसको कहते हैं क्रिकेट में स्ट्राइक रेट,
76% का अबाउट 76%। यानी जैसे आप एग्जाम में नहीं कहते हैं कि मैथ्स का पेपर में अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो फाइनल स्कोर बेहतर करना आसान होता है, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना आसान है। उसी तरह से बीजेपी के लिए समझिए कि यह थर्ड फेज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 95 सीटों पर बीजेपी के साथ दूसरी पार्टियों का रिजल्ट देखेंगे तो जहां बीजेपी 72 सीट जीती 95 में से, कांग्रेस जीती मात्र 4 और अन्य के खाते में गई 19 सीटें। तीसरे चरण में बीजेपी की मजबूती का अंदाजा इस चरण की सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर से भी लगाया जा सकता है। 2019 के चुनाव में इन 95 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का अगर आप वोट शेयर देखिएगा, 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली सीटें बीजेपी ने 78 जीती थी। 78 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला। जीती नहीं थी, इनमें से कुछ हार भी गए, लेकिन वहां वोट शेयर उनका 40% से था। और कांग्रेस की 17 सीटें, यानी 78 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिला, जबकि सिर्फ 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिला। तो आप देख रहे हैं मार्जिन कितना है, 40%। वहां से बीजेपी को खींचना इस चरण में बड़ा मुश्किल होगा। तीसरे चरण में बीजेपी की मजबूती का एक फैक्टर यह भी है कि 95 में से कई सीटें ऐसी हैं जो 1-2 बार से नहीं बल्कि 3-3 बार से बीजेपी जीत रही। जैसे अगर आप देखिएगा, ये जो 95 सीट की बात कर रहा हूं, इसमें थर्ड फेज 95 सीट, इसमें अगर आप कैलकुलेशन देखिएगा, बीजेपी 3 बार से जीती, 3 बार से जीत रही सीटें कितनी हैं? 42। मतलब 95 में से 42 सीट तो ऐसी है जो बीजेपी 2009 में भी जीती, 14 में भी जीती और 19 में भी जीती। कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट ऐसी। तीसरे चरण में बीजेपी की ताकत का अनुमान आप इस बात से भी लगाइए कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 40 से 50% वोट के मार्जिन से जीती थी और जीत का अंतर 4 से लेकर 4.5 लाख से लेकर 6 से लेकर 6.5 लाख वोट तक भी था। जैसे गुजरात की नवसारी सीट, यहां जीत का अंतर 6,90,000 का था और जीत का मार्जिन 53%। यहां CR पाटिल जीते थे जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसी तरह गुजरात की सूरत सीट, जीत का अंतर 5,48,000 था, जीत का मार्जिन 51%। विनर थी दर्शना जरदोश जो बीजेपी की थी। इस बार तो सूरत सीट पर वोटिंग ही नहीं होगी कि यहां बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना जा चुका है। गुजरात की ही वडोदरा सीट, यहां जीत का अंतर था 5,89,000 और विनर कैंडिडेट थी रंजनबेन भट्ट जो वडोदरा सीट पर 2014 में खुद नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। पिछली बार वडोदरा से सिटिंग सांसद ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो इस सीट पर नए कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है। इसी तरह यूपी की फतेहपुर सीकरी की सीट है, यहां जीत का अंतर बीजेपी के लिए था 4,95,000। राजकुमार चाहर यहां से जीते थे। गुजरात की गांधीनगर की सीट 5,75,000 के मार्जिन से अमित शाह यहां पर जीते थे। इस बार अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर अपनी जीत का अंतर 10 लाख वोट का रखा है, यानी टारगेट है कि 10 लाख वोट से अमित शाह गांधीनगर सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट, जीत का अंतर 5 लाख, यहां विनर कैंडिडेट थे रमाकांत भार्गव। इस बार विदिशा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब यह तीसरा फेज बीजेपी के लिए कितना स्ट्रांग है आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए शायद तीसरे चरण के पहले फेक नैरेटिव विपक्ष जो है वो फैलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। इस चरण में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर 2019 में थी और बहुत कम अंतर से भी हार जीत तय हुई। जैसे पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण सीट, कांग्रेस के अबू हसीम खान यहां से जीते थे और जीत का अंतर मात्र 8,222 वोट था। दक्षिण गोवा की सीट, कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा जीते थे, जीत का अंतर मात्र 9,755 वोट था। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट, कांग्रेस की ज्योत्सना महन जीती थी, जीत का अंतर था 26,249 वोट। यूपी की बदायूं सीट बीजेपी की संगमित्रा मौर्य जीती थी, जीत का अंतर 18,454 वोट। यूपी की फिरोजाबाद सीट बीजेपी के चंद्रसेन जादौन जीते थे और जीत का अंतर 28,781 वोट। तीसरे चरण का गणित तो हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि तीसरे चरण में मोदी को रोकने के लिए फेक वीडियो जैसे हथियार का भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें सीधे सीधे कांग्रेस का नाम आ रहा है, उस पर आरोप लग रहा है। पीएम मोदी खुद ये बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान पर अब फेक वीडियोस बिक रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कैसे फेक वीडियो के सहारे प्रचार भी हो रहा है। अब इनकी हालत यह है कि झूठ नहीं चलता है
तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। इस चुनाव में सिर्फ नेताओं के फेक वीडियो नहीं आ रहे, कई फिल्म एक्टर्स के फेक वीडियो भी लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल हो चुके हैं। अब ये संयोग कहिए, साजिश कहिए कि करीब करीब हर फेक वीडियो में सरकार की आलोचना और कांग्रेस के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। जैसे एक्टर रणवीर सिंह का ये वीडियो देखिए, इसमें रणवीर सिंह सरकार की आलोचना करते दिख रहे थे, लेकिन ये फेक वीडियो है। इस पर रणवीर सिंह ने बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवाई। ये वीडियो इसी महीने का है जब रणवीर सिंह एक कार्यक्रम के लिए वाराणसी गए। इसी तरह से आमिर खान का एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था। आमिर खान के इस फेक वीडियो को कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने शेयर भी किया था। इस वीडियो में आमिर खान 15 लाख रुपयों का जिक्र करते दिख रहे हैं, जो पूरी तरह से फेक है। आमिर खान का यह वीडियो साल 2016 का था, जिसमें एडिट करके फर्जी तरीके से गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे शेयर किया गया। बाद में आमिर खान ने सफाई दी कि उन्होंने किसी पार्टी का प्रचार ही नहीं किया। फेक वीडियो के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया। जब कांग्रेस इस मुद्दे पर घिरने लगी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी, कह दिया कि फेक वीडियो बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है, कांग्रेस ने ना कभी किया और ना कभी करेगी। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष को। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। कमाल देखिए कि चीजें सबके सामने हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमने कभी किया नहीं। लेकिन आरक्षण को लेकर अमित शाह का फेक वीडियो बनाकर उसे फैलाने के पीछे क्या इरादा था, वो तो आप समझ चुके हो। पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरह से बीजेपी को 400 पार जाने से तीसरे चरण में ही रोक लिया जाए। लेकिन इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो की बड़ी चर्चा है और वो वीडियो है कर्नाटक का। अमित शाह के वीडियो पर तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, लेकिन कर्नाटक के वीडियो पर एक्शन के नाम पर वहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और वहां के कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्हें जेडीएस नेता देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया और उसके वीडियो बनाए। ऐसे हजारों वीडियोज हैं और इन वीडियोज से भरी पेन ड्राइव कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय। इस मामले में एक पीड़ित महिला सामने आई है। उसने सोमवार को पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि वो सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना के घर पर हाउस हेल्प का काम करती थी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि सांसद के घर पर काम करने के 4 महीने बाद एचडी रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। उसके सांसद बेटे ने भी पीड़ित महिला की बेटी को वीडियो कॉल करके परेशान किया। इस महिला ने बताया कि प्रज्वल ने घर पर काम करने वाली कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। कर्नाटक पुलिस ने बाप और बेटे के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कर लिया है। अब यह पूरा मामला कैसे सामने आया, यह भी समझिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े अश्लील वीडियो वायरल हुए। वीडियो में कथित तौर पर जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी दिखे। ऐसा भी दावा किया गया कि वोटिंग से 3 दिन पहले हासन सीट पर कुछ पेन ड्राइव बांटी गई जिसमें अश्लील वीडियोस थे। फिर धीरे धीरे ये वीडियो लोगों के फोन में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने लगे। दावा है कि करीब करीब 3000 अश्लील वीडियो हैं और पीड़िताओं में सरकारी कर्मचारी, हाउस हेल्प, पार्टी वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से एक्शन लेने के लिए कहा। महिला आयोग के मुताबिक कुछ अश्लील वीडियो में महिलाओं के साथ यौन शोषण के सबूत हैं और इसे प्रभावशाली नेता इसमें शामिल हैं। महिला आयोग की शिकायत के बाद कर्नाटक से सीएम ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का ऐलान किया। इधर एसआईटी जांच का ऐलान हुआ, उधर 26 अप्रैल को कर्नाटक की हासन सीट पर वोटिंग हो गई। 27 अप्रैल की सुबह 3 बजे आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए रवाना हो गए और उन्होंने बेंगलुरु से जर्मनी के लिए फ्लाइट ली। इसलिए अब यह आरोप लग रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि प्रज्वल देश छोड़कर भागे नहीं है और जब भी बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएगा। एचडी रेवन्ना ने अपने और अपने बेटे के ऊपर लगे सारे आरोपों को भी खारिज किया
और कहा कि यह एचडी देवेगौड़ा के परिवार को फंसाने की साजिश है। चुनाव के दौरान उठे इस मामले में जेडीएस को बुरी तरह फंसा दिया है। भारी दबाव के बीच जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जेडीएस ने कहा कि अगर जांच में प्रज्वल दोषी पाया जाएगा तो उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बीच चुनाव में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के परिवार के सदस्यों पर इतना बड़ा आरोप लगा, जाहिर इससे कर्नाटक की राजनीति में तो भूचाल आएगा ही। लेकिन प्रज्वल पर लगे आरोपों की जांच आज बीजेपी तक पहुंच गई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसकी आंच बीजेपी तक पहुंची और जेडीएस एनडीए का हिस्सा है। इसलिए कांग्रेस को इस मामले को सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं रखा कांग्रेस ने, और सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लपेट लिया। सुनिए कैसे प्रियंका वाड्रा ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर अटैक किया, फिर बताता हूं कि इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया प्रियंका को। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस दिन एसआईटी का गठन हुआ उसके एक दिन बाद प्रज्वल देश छोड़कर गया। प्रियंका वाड्रा सवाल तो पूछ रही हैं बीजेपी से, लेकिन कुछ सवाल तो उनकी सरकार पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पर, कि अगर एसआईटी का गठन हो रहा था तो प्रज्वल देश छोड़कर गया कैसे? उसके खिलाफ क्या कोई नोटिस था? भाई ऐसे ही एयरपोर्ट पर किसी को नहीं रोक लिया जाता। कोई नोटिस, लुकआउट नोटिस था, जारी कराया गया था? जिस दिन शिकायत मिली, जब बातें सामने आ रही थी, तभी एक्शन क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, यह सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी से भी सवाल है, उस पर भी अभी आ रहा हूं। लेकिन जो प्रियंका वाड्रा कह रही है उसमें भी कई सवाल पूछे जाएंगे। जो लोग आज जेडीएस को लेकर बीजेपी पर हमला हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि संदेश खाली के मामले पर क्या इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी को निकाला गया, उनकी पार्टी को निकाला गया? जबकि संदेश खाली पर तो सब कुछ सामने आने के बाद भी सीबीआई जांच तक को रोकने का प्रयास हुआ। कई बार फटकार लगी, क्या इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी की पार्टी को निकाला गया है? अपने सहयोगी जेडीएस के नेता की कथित करतूत से बीजेपी भी फंसी हुई है, क्योंकि मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का है। इसलिए बीजेपी ने जेडीएस का बचाव नहीं किया और इस मामले से दूरी बना ली। आज जब गृह मंत्री अमित शाह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि दोषी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अमित शाह ने बीजेपी पर सवाल उठाने वाली प्रियंका वाड्रा को भी जवाब दिया। पूछा कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका वाड्रा को अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक बार गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए। बीजेपी भले ये कह दे, अमित शाह भले कह दें कि कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी से भी सवाल बनता है कि यह मामला आज का नहीं है। क्या बीजेपी को पता नहीं था? उनके खुद के एक लोकल लीडर का दावा है कि उन्हें पता था। फिर यह गठबंधन क्यों हुआ? इस सवाल से बीजेपी नहीं बच सकती। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना के परिवार का दावा है कि यह मामला 4 से 5 साल पुराना है और पिछले साल प्रज्वल ने इसे लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन अब इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं तो मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये वीडियो कैसे वायरल किए गए? क्या इसका मकसद पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाना कम
और चुनाव में प्रज्वल को नुकसान पहुंचाना ज्यादा था क्या? यह वीडियो किसने वायरल किए, पेन ड्राइव में किसने किसको वीडियो दी, इसे लेकर अलग अलग वर्जन्स भी चल रहे हैं। जैसे एक वर्जन कार्तिक गौड़ा का है जो प्रज्वल रेवन्ना का पूर्व ड्राइवर है। आरोप है कि इसी ड्राइवर ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को दी थी। इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है कि जब उनके नेताओं को पहले से ही प्रज्वल के सेक्स स्कैंडल के बारे में पता था तो फिर बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया जेडीएस से। दूसरा वर्जन बीजेपी नेता देवराज गौड़ा का है, जिनका कहना है कि प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक ने उन्हें बताया था कि उसने यह वीडियो कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार को भी दिया है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि डीके शिव कुमार के पास पहले से वीडियो मौजूद था तो वो इतने महीनों तक चुप क्यों रहे और तब प्रज्वल पर एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रज्वल के ड्राइवर का दावा है कि प्रज्वल से जुड़े कथित वीडियो उसने सिर्फ बीजेपी नेता को दिए। बीजेपी नेता का दावा है कि उसे तो ड्राइवर ने बताया कि उसने ये वीडियो कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को दिए। अब इस मामले में डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जैसे ही राज्य सरकार को इस मामले की शिकायत मिली वैसे ही हमने एक्शन लिया। डीके शिव कुमार ने अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहते हैं या नहीं। इस मामले में देवराज गौड़ा ने यह भी दावा किया कि उसने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष को लेटर लिखा था और प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में सावधान किया था। इसलिए इस मामले में सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए कि अगर उन्हें प्रज्वल के इस कथित घिनौने कांड के बारे में पता था तो फिर जेडीएस से गठबंधन किया क्यों? गठबंधन किया गया तो फिर उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन की मांग क्यों नहीं की गई? इस मामले में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो भी इन्हें वायरल कर पीड़ित महिलाओं की पहचान को उजागर कर रहा है उस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल बीजेपी से तो है ही, सवाल कांग्रेस की सरकार से भी है, सवाल इंडी गठबंधन से भी है कि संदेश खाली और कर्नाटक को लेकर दोहरा रवैया। पब्लिक है, वो सब देख रही है, सब उनके सामने है, ये उनको पता चलता रहे।